हेलो सभी को। आज की इस गहरी चर्चा यानी डीप डाइव में हम लोग एक बहुत ही खास टॉपिक कवर करने वाले हैं। हमारे पास एग्जाम नोट्स हैं और मैं पूरी तरह से तैयार हूं नोट्स बनाने और अपने डाउट्स पूछने के लिए, ताकि एग्जाम में हमारा कोई भी सवाल ना छूटे। बिल्कुल। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बिहार सामान्य ज्ञान के टॉप 100 एमसीक्यू प्रश्न को कंप्लीट खत्म करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये क्लास बिहार पुलिस, बीपीएससी, बिहार एसआई और अन्य बिहार स्टेट एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मैं तो एकदम रेडी हूँ इस मटेरियल के साथ। चलो आज की पहली स्लाइड देखते हैं। हाँ, क्या है इसमें? देखो, इस स्लाइड में स्क्रीन पर बिहार के नक्शे के ऊपर से एक बड़ा सा पेड़ उगता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, मैप के ऊपर पेड़। हाँ, और इसमें बताया गया है कि राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। वर्तमान राजधानी पटना है। सही है। साथ ही यहाँ लिखा है कि बिहार शब्द का मूल अर्थ बौद्ध मठ है और इसका राजकीय पशु बैल और पक्षी गौरैया है। एक डाउट था मेरा, क्या बिहार नाम का सीधा संबंध सच में बौद्ध मठों से है? हाँ बिल्कुल, मैं सोर्स देखकर कंफर्म कर सकती हूँ कि बिहार शब्द का मूल अर्थ ही बौद्ध मठ होता है। ओह वाह! वहाँ स्क्रीन पर देखिए, ये Q1 और Q2 बॉक्स जो हाईलाइट किए गए हैं, ये MCQ प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे। एकदम सही पकड़ा तुमने। ये बिहार दिवस 22 मार्च जो Q1 में है और बिहार का अर्थ बौद्ध मठ जो Q2 में है, ये दोनों सीधे परीक्षा में आते हैं। नोट कर लिया मैंने। ठीक है, तो इन ऐतिहासिक प्रतीकों को दिमाग में रखना। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, देखते हैं। यहाँ विजुअल में बिहार के 3D नक्शे के ठीक बीच में एक कंपस यानी दिशा सूचक यंत्र रखा हुआ है। अच्छा, कंपस। हाँ, और फैक्ट्स ये हैं कि उत्तर दिशा में नेपाल और दक्षिण में झारखंड है। कुल क्षेत्रफल 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। सही। और जिलों के बारे में क्या डेटा है? इसमें 38 जिले और 9 प्रमंडल हैं और कुल अनुमंडल 101 हैं। वेट, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये अनुमंडल और प्रमंडल के जो आंकड़े हैं 101 और 9, इनमें थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो, प्रमंडल 9 हैं और अनुमंडल 101 हैं। इन्हें मिक्स मत करना। समझ गया। और ये Q1 और Q2 वाले प्रश्न भी हाईलाइट दिख रहे हैं यहाँ। बिल्कुल। बिहार का कुल क्षेत्रफल जो Q1 है यानी 94,163 और अनुमंडलों की कुल संख्या जो Q2 में 101 है, ये दोनों प्रश्न सीधे एग्जाम में छप सकते हैं। हाँ, ये तो पक्का आएंगे। तो इस प्रशासनिक ढांचे को भूलना मत। अब बढ़ते हैं स्लाइड नंबर 3 की तरफ। इसमें विजुअल कैसा है? स्लाइड के विजुअल में न्याय की तराजू, कुछ किताबें और ऊंची ऊंची सिटी बिल्डिंग्स दिखाई गई हैं। अच्छा, मतलब जनसंख्या और पढ़ाई से जुड़ा कुछ होगा? सही कहा। डेटा के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना और सबसे कम शेखपुरा है। और साक्षरता यानी लिटरेसी का क्या सीन है? सर्वाधिक साक्षरता रोहतास में और सबसे कम पूर्णिया में है। एक डाउट क्लियर करना था। स्लाइड के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस जिले की है? मैं स्रोत देखकर बताती हूँ। हाँ, ये पूर्णिया है। ठीक है। और ये Q1 और Q2 बॉक्स को भी देख लीजिए, ये भी काफी मेन लग रहे हैं। हाँ, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना Q1 में और सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया Q2 में। ये दोनों एग्जाम के पसंदीदा सवाल है। डन, नोट कर लिया। डेमोग्राफी के इन फैक्ट्स को लॉक कर लो। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, ज्योग्राफी का अगला पार्ट है ना? हाँ, देखो इस विजुअल में नदी और पहाड़ों के लैंडस्केप के ठीक ऊपर पानी की एक बहुत बड़ी बूंद दिखाई दे रही है। वाटर ड्रॉप। अच्छा। यहाँ बताया गया है कि सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है, जबकि सबसे अधिक ठंड गया में पड़ती है। और नदियों के बारे में क्या है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। एक सवाल, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? स्लाइड के अनुसार साफ लिखा है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अच्छा, कोसी। और ये हाईलाइटेड Q1 और Q2 भी इंपॉर्टेंट है ना? बिल्कुल। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज Q1 के लिए और बिहार का शोक कोसी Q2 के लिए। इन्हें परीक्षा के लिए रट लेना चाहिए। एकदम रट लिया। तो नदियों और मौसम का ये समरी याद रखना। राजनीति और न्यायपालिका को समझने के लिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है। स्लाइड पर देखो, एक कोर्ट की बिल्डिंग है जिसके साथ एक जज का हथौड़ा यानी गैवल रखा हुआ है। हाँ, देख रहे हैं। डेटा पर आते हैं।
विधानसभा में 243 सीटें हैं। अच्छा, 243। राज्यसभा की 16 और लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। सही है। और कोर्ट वाला डेटा? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। मेरा एक डाउट था, ये लोकसभा सीटों की सटीक संख्या दोबारा कंफर्म कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। लोकसभा के लिए ठीक 40 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है। और वहां साइड में देखिए Q1 और Q2 बॉक्स भी दिए हुए हैं। हाँ, इन पर ध्यान देना। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 Q1 और लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40 Q2। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। मैं नंबर्स को हाईलाइट कर लेता हूँ। इन राजनीतिक आंकड़ों को याद रखने की आदत डाल लो। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हिस्ट्री की तरफ है ना? हाँ, इस विजुअल में एक सुनहरा मुकुट टूट रहा है और नीचे एक नक्शा भी 2 हिस्सों में बट रहा है। ओहो, पार्टीशन दिखा रहे हैं। सही समझे। तथ्य समझते हैं। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, जिन्हें बिहार केसरी कहा जाता है। अच्छा। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी यहीं के थे। ग्रेट। और डिवीजन कब हुआ था? बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 में हुआ और झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। वेट, एक डाउट है, ये बिहार केसरी की उपाधि किसे दी गई है? यह उपाधि प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को दी गई है। अच्छा, श्री कृष्ण सिंह। और ये Q1 और Q2 पॉइंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। बिल्कुल। बिहार केसरी Q1 में और झारखंड पृथक होने की तिथि 15 नवंबर 2000 Q2 में। ये सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन दोनों को तो मार्क करना ही पड़ेगा। विभाजन के दोनों वर्षों को याद रखना। अब हम इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं, अगली स्लाइड की ओर। एंशिएंट हिस्ट्री। हाँ, देखो स्क्रीन पर प्राचीन वस्तुकला वाली एक बहुमंजिला इमारत और अशोक स्तंभ जैसा एक प्राचीन स्तंभ दिखाई दे रहा है। हाँ, काफी पुराना आर्किटेक्चर लग रहा है। पढ़ाई की बात करें तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था। लकड़ी का? हाँ, और विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था वैशाली में थी। साथ ही पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन इंडिका नामक पुस्तक में है। एक डाउट है मेरा, मुझे हैरानी हो रही है, क्या चंद्रगुप्त का महल सच में ईंट या पत्थर का नहीं, सिर्फ लकड़ी का था? हाँ, मैं स्लाइड के आधार पर पुष्टि कर सकती हूँ कि वो महल लकड़ी का ही बना था। वाओ! और यहाँ बॉक्स में Q1 और Q2 भी मार्क करने लायक है ना? हाँ, चंद्रगुप्त के महल का मुख्य रूप से लकड़ी का बना होना Q1 में और ईसा पूर्व 6ठी सदी में वैशाली का प्रथम गणतंत्र होना Q2 में, दोनों मोस्ट आस्क्ड सवाल हैं। समझ गया। प्राचीन वैभव को याद रखते हुए अब अगली स्लाइड पर आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या? विजुअल देखो, एक पुरानी किताब खुली है जिसके ऊपर एक धर्मचक्र घूम रहा है और किताब से कुछ अक्षर हवा में तैर रहे हैं। नॉलेज और एजुकेशन से जुड़ा है शायद। हाँ, फैक्ट्स ये हैं कि सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक के शिलालेखों की प्रयुक्त भाषा पाली है। अच्छा, पाली भाषा। और नालंदा के बारे में? नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था और इसका वैभव खिलजी के हाथों नष्ट हुआ। एक सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय मुख्य रूप से किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? स्लाइड साफ कहती है कि ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है। क्या हमें यहाँ Q1 और Q2 को भी याद रखना चाहिए? इनकी क्या अहमियत है? बहुत अहमियत है। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार, Q1, और नालंदा की प्रसिद्धि का कारण बौद्ध धर्म दर्शन Q2। परीक्षा की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओके, डन। शिक्षा के इस प्राचीन केंद्र की जानकारी के बाद मध्यकालीन इतिहास के लिए अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, मध्यकाल। इस विजुअल में एक प्राचीन किले के चबूतरे के ऊपर एक बड़ी सी तोप यानी कैनन रखी हुई है। तोप मतलब युद्ध का टाइम? हाँ, यहाँ समझाया गया है कि सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शेरशाह सूरी थे। उन्होंने ही पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया। और मुगलों का क्या रोल था यहाँ? सर्वप्रथम अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया और मुगल प्रांत के रूप में बिहार का गठन 1580 ईस्वी में हुआ। एक डाउट था, बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाने वाला पहला शासक कौन था? अच्छा, मैं यहाँ से बता सकती हूँ कि वो शासक अकबर था। अच्छा, अकबर। और सामने Q1 और Q2 वाले बॉक्स भी दिख रहे हैं मुझे। हाँ, सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शेरशाह सूरी Q1 में और सर्वप्रथम साम्राज्य में मिलाने वाला अकबर Q2 में। ये परीक्षा के VIP प्रश्न हैं। VIP मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ना है? बिल्कुल। मध्यकाल के इन दोनों बड़े नामों को रिवाइज करते रहना। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं।
1857 की क्रांति। सही पकड़ा। स्लाइड के ठीक बीच में आग की तेज लपटों के साथ जलती हुई एक मशाल दिखाई गई है। हाँ, फ्लेमिंग टॉर्च। फैक्ट्स देखो, 1857 की क्रांति के मुख्य नेता वीर कुंवर सिंह थे। उनका देहांत 9 मई 1858 को हुआ। और उसके बाद का कोई इवेंट? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में हुआ। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि स्वतंत्रता पूर्व जमींदारों की राजनीतिक शक्ति का माध्यम संस्कृति था। मेरा डाउट ये है कि 1857 की क्रांति के मुख्य नेता का नाम एक बार दोबारा बता दीजिए। ध्यान से सुनो, वे वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है, वीर कुंवर सिंह। और क्या Q1 और Q2 सच में इतने महत्वपूर्ण हैं यहाँ? हाँ, 1857 के नेता वीर कुंवर सिंह, Q1 और मुजफ्फरपुर बम कांड का वर्ष 1908 Q2, ये स्टेट एग्जाम्स में बार बार आते हैं। नोट कर लिया। क्रांति के इन वीरों को नमन करते हुए अब हम अगले विषय पर मुड़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाते हुए अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। इस विजुअल में लकड़ी का एक चरखा रखा है और उसके ठीक सामने गांधी जी वाले गोल चश्मे रखे हैं। अच्छा, स्पिनिंग व्हील। हाँ, यहाँ बताया गया है कि नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 को हुआ। सही है। और कांग्रेस का क्या डेटा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन गया में हुआ। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे और जगत नारायण लाल को बंकीपुर जेल भेजा गया था। एक डाउट है, मैं जानना चाहता हूँ कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसके संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। अच्छा, जेपी नारायण। और बॉक्स में Q1 और Q2 दोनों हाईलाइट किए गए हैं। हाँ, इनको रट लो। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण Q1 और नमक सत्याग्रह आरंभ होने की तिथि 15 अप्रैल 1930 Q2। ये परीक्षा के लिए एकदम सटीक सवाल हैं। सटीक सवाल हैं, तब तो मार्क करना जरूरी है। अधिवेशन और सत्याग्रह की तिथियों का रिकैप करके अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, इसमें क्या है? स्लाइड पर लोहे का एक हल यानी प्लाव और उसके साथ गेहूं की सुनहरी बालियां रखी हुई हैं। मतलब किसान आंदोलन? एकदम ठीक। यहाँ बताया गया है कि किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। अच्छा, और प्रांतीय सभा का? प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1949 में हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस किसान आंदोलन से जुड़े थे और स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र शर्मा अमराहा गांव से थे। मेरा डाउट यहाँ डेट्स पर है। प्रांतीय किसान सभा के गठन का महीना और साल कंफर्म कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसका गठन मार्च 1949 में हुआ था। ठीक है, मार्च 1929। और Q1 और Q2 भी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। हाँ, किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती Q1 के रूप में और प्रांतीय सभा के गठन का वर्ष मार्च 1949 Q2 के रूप में एग्जामिनर की फेवरेट सवाल हैं। एग्जामिनर फेवरेट मतलब आना ही आना है। सही बात है। किसान आंदोलन के इन तथ्यों को समेटकर अब हम भूगोल की ओर वापस लौटते हैं। अब कुछ भौगोलिक तथ्यों की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड। ज्योग्राफी वापस। देखो, स्क्रीन पर काले चट्टानों के ऊपर से गिरता हुआ एक खूबसूरत सा वाटरफॉल यानी झरना दिखाया गया है। वाटरफॉल, वाओ। फैक्ट्स ये हैं कि काकोलत जलप्रपात नवादा जिले में है और प्रसिद्ध अनुपम झील बिहार में ही है। और स्पेसिफिक ज्योग्राफी लोकेशंस? सबसे पूर्वी भाग में कटिहार शहर है और एक इम्पॉर्टेंट बात, कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करती है। एक सवाल, काकोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ये नवादा जिले में स्थित है। अच्छा, नवादा। और बॉक्स में Q1 और Q2 प्रश्न हैं, इन्हें भी नोटिस कीजिए। बिल्कुल। काकोलत जलप्रपात का जिला नवादा Q1 में और अनुपम झील Q2 में। ये भूगोल सेक्शन के बहुत महत्वपूर्ण MCQ है। ज्योग्राफी में ये आएंगे ही आएंगे। इन जलप्रपातों और नदी के रास्तों के फैक्ट्स के साथ हम अगली स्लाइड पर शिफ्ट होते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, इकोनॉमिक्स लग रहा है। हाँ देखो, इस विजुअल में कुछ केले के पत्ते एक साथ रखे हुए हैं, कमल के बीज यानी मखाना और उनके बीच से निकलते हुए उद्योगों के पाइप्स दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मखाना और पाइप्स। यहाँ बताया है कि बिहार मखाना उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। हाजीपुर केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और उद्योग के बारे में क्या इन्फो है? दलमिया नगर चमड़ा उद्योग यानी लेदर के लिए प्रसिद्ध है
और बरौनी में प्रमुख तेल शोधक कारखाना यानी ऑयल रिफाइनरी है। एक छोटा सा डाउट है, बिहार देश में किस फसल के उत्पादन में सबसे आगे है? स्लाइड साफ दिखाती है कि बिहार मखाना उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, मखाना। और Q1 और Q2 के बारे में क्या ख्याल है? ये बहुत जरूरी है। अग्रणी फसल मखाना Q1 में और दलमिया नगर की प्रसिद्धि का कारण चमड़ा उद्योग Q2 में। ये इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के पक्के सवाल हैं। पक्के सवाल हैं, तो रट लेंगे। अर्थव्यवस्था के इन पिलर्स को याद रखना। अब हम अंतिम स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और अब आज की क्लास की आखिरी स्लाइड देखते हैं। आखिरी स्लाइड, ओके। स्क्रीन पर एक खूबसूरत बांसुरी और उसके साथ एक प्राचीन पंख वाली कलम यानी फेदर क्विल पेन रखी हुई है। आर्ट और कल्चर का सिंबल। हाँ, अंतिम तथ्य समझते हैं। महाकवि विद्यापति मध्यकाल के प्रमुख कवि थे। सही। और आधुनिक कलाकारों में मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का संबंध यहीं से है। रामधारी सिंह दिनकर अपनी रचना रेणुका से राष्ट्रकवि बने। और पेंटिंग का कोई जिक्र? हाँ, पटना शैली का अंतिम चित्रकार ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। एक डाउट है, ये पटना कलम या पटना शैली का अंतिम चित्रकार कौन था? अंतिम चित्रकार ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। अच्छा, ईश्वरी प्रसाद। और आखिरी स्लाइड पर भी Q1 और Q2 हैं, इन्हें भी मार्क कर लेते हैं। बिल्कुल। दिनकर जी के राष्ट्रकवि वाली रचना रेणुका Q1 और पटना शैली के अंतिम चित्रकार ईश्वरी प्रसाद Q2 ये साहित्य और कला के सेक्शन से बहुत बार पूछे गए हैं। नोट कर लिया, ये इंपॉर्टेंट थे। इन महान विभूतियों के सम्मान के साथ हम आज का ये स्लाइड प्रेजेंटेशन समाप्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे सामान्य ज्ञान के टॉप MCQs जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। काफी अच्छा मटेरियल था। लेकिन क्लास खत्म करने से पहले एक विचार सोचकर देखिए। जिस राज्य की भूमि पर दुनिया का पहला गणतंत्र वैशाली स्थापित हुआ और नालंदा जैसा विश्व प्रसिद्ध बौद्ध दर्शन का केंद्र था, उसी भूमि ने 1936 और 2000 में 2 बड़े ऐतिहासिक विभाजन भी देखे। हाँ, ये तो है। तो एक भावी प्रशासक के नजरिए से इस भौगोलिक और राजनीतिक बदलाव ने आज की प्रशासनिक चुनौतियों को कैसे आकार दिया है, इस पर विचार जरूर करना। सच में ये बहुत ही डीप और विचारोत्तेजक प्रश्न है, इस पर हमें जरूर गौर करना चाहिए। बिल्कुल। सभी लोग अच्छे से रिवीजन करते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में। तैयारी जारी रखें।